आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में ओशियनिक करंट, जिसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। जिस तरह पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां हैं, वायु एक भाग से, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ चलती है, उसी तरह महासागरों का जो जल है वो भी एक निश्चित दिशा में यानी कि डायरेक्शन में चलता है, जिसे हम ओशियनिक करंट कहते हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी कि जो महासागरीय जल है उसका एक तो निश्चित दिशा होनी चाहिए और दूसरा दूरी, उसमें जल का निरंतर प्रवाह को हम महासागरीय धारा कहेंगे। इसमें धारा के दोनों किनारों पर तथा नीचे समुद्री जल स्थिर रहता है, यानी कि सरफेस पे और किनारों पर, और नीचे जो सतह है समुद्र की वहाँ पर जल स्थिर रहता है। वास्तव में समुद्री धाराएं स्थल पर बहने वाली नदियों जैसी होती हैं, लेकिन ये स्थलीय नदियों की अपेक्षा स्थिर और विशाल होती हैं। महासागरीय धाराओं को दो वर्ग में रखा जाता है, जो कि तापमान के आधार पर हमने इसका दो भागों में बांटा है। एक होती हैं गर्म धाराएं, दूसरी ठंडी धाराएं। जो धाराएं उष्ण क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाती हैं, यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो धाराएं चलती हैं समुद्र में, उन्हें हम गर्म धाराएं कहते हैं। और जबकि ठंडी धाराएं वे धाराएं हैं जो पोल्स यानी कि ध्रुवों से इक्वेटर या भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, उन्हें हम ठंडी धाराएं कहते हैं। अब है महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण, कि जो ये महासागरीय धाराएं चलती हैं इनके पीछे क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स वे हैं जो साल भर एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं, जिन्हें हम सनातनी पवनें बोलते हैं, जैसे ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनें, और पछुआ पवनें। यानी इसमें हम जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उसकी वजह से पवन में हमें पता है बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। उसी की वजह से जो धाराओं की उत्पत्ति है और उनकी दिशा होती है, उसमें प्रचलित पवनें अपना प्रमुख योगदान या स्थान रखती हैं। जब महासागरों की सतह से जो प्रचलित पवन है वो गुजरती है या चलती है, तो पवन की घर्षण शक्ति से समुद्र का जो जल है लगातार अब पवन की दिशा में ही चलता है, यानी कि पवन उसे अपने घर्षण शक्ति या घर्षण बल के कारण उस दिशा में धकेलती रहती है। और इस तरह जो महासागर का जल है वो प्रचलित या सनातनी पवनों का अनुगमन करता है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं हैं, वो हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ही चलती हैं, क्योंकि इन भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है वहाँ पर जो इन पवनों की दिशा होती है वो पूर्वी होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम है जो और क्यूरोसियो धारा है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, क्योंकि उन पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। इसी कारण प्रचलित पवनें एक कारण है जिसकी वजह से धाराएं चलती हैं। इसमें दूसरा है तापमान में अंतर या भिन्नता। जो गर्म जल होता है
वो हल्का होकर आयतन में फैलता है। इससे उसका तल ऊंचा हो जाता है, और जब तल ऊंचा हो गया तो ठंडे जल की तरफ, या जो ठंडा जल कॉम्पैक्ट होता है, कम आयतन का होता है, उसकी तरफ बहना शुरू कर देता है, क्योंकि ठंडा जल नीचे बैठ जाता है, जिस वजह से जल के तापमान में अंतर आने के कारण उनके तल में भी अंतर आ जाता है, और गर्म और जो हल्का जल है ऊंचे तल के कारण नीचे तल वाले ठंडे जल की ओर चलना आरंभ करता है। इस प्रकार धाराओं का जन्म होता है। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से अधिक गर्मी के कारण हल्का जल ध्रुवीय प्रदेशों की ओर धाराओं के रूप में बहने लगता है। थर्ड इसमें जो कारण है वो है लवणता में अंतर, कि जो महासागरीय जल में लवणता है यानी कि खारापन है, सैलिनिटी है, उसकी वजह से जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जब खारापन बढ़ने लगता है तो जल का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो जल है वो भारी होकर नीचे बैठने लगता है, और उसका स्थान कम खारा जो पानी होता है वो ले लेता है। इससे जो धारा है वो चलने लगती है। जैसे भूमध्य सागर है, वहाँ जो जल में लवणता है वो ज़्यादा है, जिस वजह से अटलांटिक का जो जल है कम सैलिनिटी का, वो भूमध्य सागर की तरफ चलता है, सरफेस की तरफ, सरफेस से। और जो भूमध्य सागर का जो जल है वो भारी होने की वजह से, लवणता ज़्यादा होने की वजह से नीचे नीचे अटलांटिक मतलब तल के साथ साथ वो अटलांटिक महासागर की तरफ चलना शुरू कर देता है। चौथा इसमें कारण है वाष्पीकरण। महासागरों के जिन भागों में जल का वाष्पीकरण तीव्र होता है, वहाँ न केवल पानी के कम हो जाने से जल तल नीचे हो जाता है, बल्कि लवणता की मात्रा बढ़ जाने से भी जल भारी होकर नीचे बैठने लगता है। इस वजह से संतुलन बनाए रखने के लिए महासागरों के अन्य भागों का जल एक धारा के रूप में उस स्थान पर बहने लगता है। जो पांचवा कारण है वो है भूघूर्णन, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण कोरलिस जो फोर्स होती है उसे उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से पवनों की तरह ही समुद्री धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी डिफ्लेक्शन की वजह से कई नई धाराएं हैं जिनकी उत्पत्ति होती है। जैसे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है जो अमेरिका के पूर्वी तट पर, उसका कुछ भाग पृथ्वी की इसी दैनिक गति के कारण दक्षिण की ओर मुड़कर कैनारी की धारा का रूप धारण कर लेता है। और छठा इसमें जो कारण है वो तटों की आकृति है, यानी कि शेप जो कोस्टलाइन की है वो है। जब कोई भी धारा किसी भी स्थलखंड के पास से गुजरती है तो उसकी दिशा तट का जो आकार होता है उसके अनुरूप होने को बाध्य हो जाती है। इसी वजह से तटों की रुकावट के कारण नई धाराओं का जन्म होता है। अगर इन्हीं धाराओं के मार्ग में कोई स्थलीय प्रदेश ना आए तो धाराएं प्रचलित पवनों के प्रभाव से सदा ही पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती रहेंगी। लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता, क्योंकि मार्ग में आने वाले जो तट हैं वो धाराओं को नई दिशा देते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में जो भूमध्य रेखीय जलधारा है, उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं हैं, वो पूर्व से पश्चिम बहती हुई
दो भाग में बढ़ जाती है। एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तरफ चली जाती है, जिसे हम ब्राज़ील की धारा बोलते हैं, और दूसरी उत्तर की तरफ गल्फ स्ट्रीम की धारा का रूप धारण कर लेती है। ये प्रमुख 6 कारण हैं जो महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम करेंगे पूरे विश्व में जो ठंडी और गर्म जल की जलधाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। अगर हम इसमें मिडल में देखें, यानी कि अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच में जो अटलांटिक महासागर है उसकी जलधाराएं करें, तो हम सबसे पहले देखेंगे भूमध्य रेखीय भाग में जो धाराएं हमेशा सेम रहेंगी। सबसे पहले है उत्तर की तरफ वाला भूमध्य रेखीय जो जलधारा है, उसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, और दूसरी उसी के नीचे साउथ की तरफ दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। उन दोनों के बीच में एक जलधारा और है जो 0 डिग्री इक्वेटर पे है, उसे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रहा है। ये तीनों जलधाराएं हर एक महासागर में विद्यमान हैं। अब जो जलधारा भूमध्य रेखीय जलधारा थी, उत्तर की तरफ वाली उत्तरीय भूमध्य रेखीय जलधारा, वो जब दक्षिणी अमेरिकी तट पर पहुंचती है तो वो उत्तर की तरफ फ्लोरिडा करंट के रूप में बहती है, और मैक्सिको के पास पहुंचकर जब वो पछुआ पवनों के डायरेक्शन में आ जाती है, पछुआ पवनों की दिशा में आ जाती है, तो वो अपना रास्ता पूर्व की तरफ छोड़कर वो पश्चिम की तरफ बहना शुरू कर देती है गल्फ स्ट्रीम के रूप में। और जब ये प्रभाव था गल्फ स्ट्रीम बनने का उसकी तट की आकृति की वजह से। अब यही गल्फ स्ट्रीम जब पछुआ पवनों की दिशा में या उनके मार्ग में आ जाती है तो इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इन्हीं के बीच जो ग्रीनलैंड है उसके पश्चिमी भाग से होते हुए एक ठंडी जलधारा आ रही है, जिसे हम लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहते हैं। क्योंकि ठंडी जलधारा इसलिए है क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही है और भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। अब एक दूसरी जलधारा उत्तरी यूरोप से आ रही है, जिसे हम कैनारी करंट बोलते हैं, जो कि एक ठंडी जलधारा है और इक्वेटर की तरफ आती है। अब है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, जो कि ब्राज़ील के पास से तट के पास से बहती है, जिसे हम ब्राज़ीलियन करंट बोलते हैं। उसके बाद उसका एक हिस्सा पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहना शुरू कर देता है, जिसे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इसी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से एक धारा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तट की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम बेंगोला करंट बोलते हैं। और फिर थोड़े ऊपर जब इक्वेटर के पास पहुंचने वाले होते हैं, वहाँ पर उसको गायना करंट का नाम दे दिया जाता है, जो एक ठंडी जलधारा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ एक फॉकलैंड
आइलैंड करंट इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ब्राज़ील की तरफ, जो कि एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये फॉकलैंड आइसलैंड है एक, उसकी वजह से इसका नाम फॉकलैंड आइलैंड करंट रखा गया है। ये जलधाराएं हमारे अटलांटिक महासागर की थी। अब इसके बाद भारत की तरफ हम देखते हैं जलधाराओं को। जो दक्षिण की तरफ है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ तट की तरफ है, पश्चिमी तट की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं, और ये आगे इक्वेटर की तरफ चली जाती है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की थी कि इक्वेटर के उत्तर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ में साउथ इक्वेटोरियल करंट पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा है, और उसी के बीच में 0 डिग्री इक्वेटर पे उसके अपोजिट एक करंट है जिसे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। ये तीनों करंट गर्म जलधाराएं हैं। अब जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है उसकी एक जलधारा जो कि सीजनल है, साउथ वेस्ट मानसून करंट के रूप में भारत के तटीय क्षेत्र में प्रवेश करती है दक्षिणी भाग से, जो कि मुंबई के अरब सागर तक जाती है, मुंबई के आसपास, और फिर वहाँ से एक करंट साउथ की तरफ बहना शुरू करता है जिसे हम सोमालियन करंट कहते हैं। अफ्रीका के पास सोमालिया नामक एक देश है पूर्वी अफ्रीका के, और उसके बाद उसका आगे नाम हो जाता है और नीचे की तरफ आती है पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण की तरफ, तो उसे हम मोजाम्बिक करंट बोलते हैं। और उसके बाद एक छोटा आइलैंड है जिसे हम मेडागास्कर बोलते हैं, उसी आइलैंड के नाम पर इसका करंट मेडागास्कर करंट कहा जाता है। और उसके बाद और दक्षिण की तरफ, अफ्रीका के दक्षिण की तरफ आते आते इसका नाम अगुलहास करंट कहा जाता है। ये सभी जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं। इसमें हम यदि इंडोनेशिया जापान की तरफ देखें, जापान की तरफ, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ एक गर्म जलधारा जा रही है जिसे हम क्यूरोशिवो करंट कहते हैं, जो कि जापान की तरफ जा रही है, और एक उत्तरी ध्रुव से जापान की तरफ ठंडी जलधारा आ रही है जिसे हम ओहियो करंट कहते हैं। और जहाँ पर ये जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्र हैं, जैसे जापान में। इसी प्रकार अलास्का से एक करंट इक्वेटर की तरफ आता है जो कि एक ठंडी जलधारा के रूप में, जिसे कैलिफोर्निया करंट कहते हैं। और जबकि दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी तट पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, उससे एक करंट निकलता है जिसे हम हम्बोल्ट करंट कहते हैं, जो चिली और पेरू जो दो देश हैं उसके पास है से निकलती है और इक्वेटर की तरफ जाती है, और इसे पेरुवियन करंट भी कहते हैं, जिसका नामकरण पेरू देश की वजह से इसका जो नाम है पेरुवियन करंट कहते हैं, क्योंकि जो पेरू का तट है उसके पास से ये गुजरती है। इस वजह से हम इसे पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। ये थी हमारी विश्व में जो महासागरीय जलधाराएं हैं
उनका वितरण कह सकते हैं, या कौन कौन से जलधाराएं महासागर में विद्यमान है। थैंक यू।